हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ये एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे आपकी लेटेस्ट टीएस गरेवाल बुक 2021-22 में से। तो आप फटाफट अपनी बुक का पार्ट बी खोल लीजिए और पेज खोल लीजिए 1.56 जिस पर ये एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे पहले के जितने चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल और शेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसे जाकर देखिए और अपने सिलेबस को फटाफट रिवाइज कीजिए। और अगर अभी तक आपने कुणाल कुमार क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी जाके डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The balance sheet provides information about financial position of an enterprise over a period of time, during a period of time, for a period of time or at a point of time। जो बैलेंस शीट बनती है वो हमारी किसी पर्टिकुलर डेट को बनती है, जैसे 31 मार्च 2021 या 31 दिसंबर 2020। तो एक पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट बनती है, उस दिन की हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का डी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू आर शोन एज। जो डिबेंचर्स होते हैं आफ्टर 10 ईयर्स रिडीमेबल होते हैं। आपको पता है जितनी भी लायबिलिटीज जिनको हमें 1 साल के बाद पे करना होता है उसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं और डिबेंचर्स को शो किया जाता है एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास सेकेंड का ए, डिबेंचर्स इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर ये डिबेंचर्स विद इन 1 ईयर पे हो रहे होते तो फिर ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं आता, फिर ये हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द नेम द आइटम आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर शोन एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स हमें विद इन अ ईयर पे करना होता है तो प्रोविजन उसके लिए बनाते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग होगा। इंटरेस्ट, अक्रूड एंड ड्यू ये नहीं आता। अक्रूड बट नॉट ड्यू ये हमारी अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये भी हमारा या तो करंट लायबिलिटी होगा अगर विद इन 12 मंथ्स पे करना होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज होगा या आफ्टर 12 मंथ्स पे करना होगा, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट, अक्रूड एंड ड्यू ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड का ए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी आपको मिला अगेंस्ट शेयर वारंट, तो उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दिखाते हैं। कहां पर दिखाते हैं? शेयर होल्डर्स फंड में। तो फोर्थ का आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल इज शोन एज। जो शेयर एप्लीकेशन मनी मिला है वो आपको रिफंड करना है, वापस करना है। तो ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटीज में भी क्या ये आपकी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है? नो। क्या ये आपकी अदर करंट लायबिलिटीज है? यस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? नो। शॉर्ट टर्म बोरिंग है? नो। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट पेबल देयर ओन। आपको कॉल्स इन एडवांस में मिली है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको पे करना है, तो ये आपकी लायबिलिटी है, ये तो बात तय है। लेकिन आप इसको कहां पर दिखाएंगे? शेयर होल्डर्स फंड में दिखाएंगे? नो, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट नहीं है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी है? नो, ये आएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेबल भी नहीं है, क्रेडिटर्स भी नहीं है। तो 6 का आंसर होना चाहिए सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? माइनिंग राइट। माइनिंग राइट क्या होते हैं? हमें गवर्नमेंट से राइट मिलते हैं ताकि हम माइंस में से कोल और मिनरल्स निकाल सकें। ये हमें गवर्नमेंट से राइट मिलते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से इनटेंजिबल एसेट्स होती है। तो क्या ये टेंजिबल फिक्स एसेट है? नो। इनटेंजिबल फिक्स एसेट है? यस। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है? नो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है? नो। तो करेक्ट आंसर होगा 7th का बी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो प्रीमियम पे करना होता है ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है एक तरह से। तो कैसी लायबिलिटी होता है? प्रीमियम अक्सर हम जब डिबेंचर रिडीम होते हैं, डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो उसका प्रीमियम भी हमें जब डिबेंचर रिडीम हो रहे होते हैं तो हमें पे करना होता है। तो ये भी हमारे लिए कैसी लायबिलिटी होगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्योंकि डिबेंचर हमारे लिए कैसी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म। तो उसका इंटरेस्ट या प्रीमियम जो भी होगा उसे हम बोलेंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो 8th का आंसर आना चाहिए सी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लूज टूल्स अपीयर इन कंपनी बैलेंस शीट हेड और सब हेड। जो लूज टूल्स होते हैं आपको पता है ये हमारे इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। तो इसे हम कहाँ दिखाते हैं? इन्वेंट्री के अंदर दिखाते हैं। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए। नॉन करंट एसेट्स होता नहीं है, अदर करंट एसेट्स होता नहीं है, स्टोर स्पेयर्स पार्ट होता नहीं है। लूज टूल्स हमेशा किसके अंदर आता है? इन्वेंट्री के अंदर आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सरप्लस इन दी बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल। जो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस दिया हुआ है उसे हम कहाँ दिखाते हैं? उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। ओके, तो हमारे पास 10th का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं।
इन अ कंपनी बैलेंस शीट नेगेटिव बैलेंस ऑफ P&L, नेगेटिव बैलेंस को भी हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं माइनस करके, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर माइनस करके दिखाते हैं, तो ये हमारा कहाँ पर आएगा 11th का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए बी, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नेगेटिव फिगर आती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स और सब हेड्स कॉल्स इन एडवांस विल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कॉल्स इन एडवांस मैंने आपको बताया कि हमारी ये लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी में भी कहां पर आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो 12th का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास ए, लायबिलिटीज के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। तो शेयर कैपिटल में आएगा नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आएगा नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द आइटम विच आर नॉट पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। कौन सा शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि नॉट पार्ट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हमारा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आप ध्यान से देखें ये और ये ए हमारा जो है वो 13th का ए जो हमारा है वो हमारा पार्ट नहीं होता, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 13th का ए। बाकी ये तीनों हमारे जो होते हैं शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होते हैं। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब हेड ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या चीज नहीं आती, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, यस। ट्रेडमार्क आता है, नो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दिए होते हैं वो आते हैं, यस। इन्वेंट्री आता है, यस। तो 14th का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, 14th का होना चाहिए हमारे पास बी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फ्रॉम द गिवन आइटम विच इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। क्या क्या हमारा करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है? क्या इन्वेंट्री करंट लायबिलिटीज होता है? नो, इन्वेंट्री तो करंट एसेट होता है। ट्रेड पेबल होता है, यस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारा करंट एसेट्स होता है, और ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट्स होता है। तो कौन सा आइटम करंट लायबिलिटी है आपका? तो आंसर आएगा 15th का बी, ये हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटीज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या नहीं आएगा पूछ रहा है। तो ट्रेड पेएबल हमारा करंट लायबिलिटी होता है, तो ये हमारा करंट लायबिलिटी होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो 16th का करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। As per Schedule 3 Part 1 of Companies Act, unpaid dividend will be presented in which of the following head or subhead of the balance sheet of the company। Unpaid dividend कहाँ पर आता है? अनपेड डिविडेंड को हम क्या मानते हैं? अनपेड डिविडेंड हमारे लिए करंट लायबिलिटीज होता है, बिकॉज वंस डिविडेंड इज अनाउंस्ड कंपनी हैज टू पे दैट डिविडेंड विद इन 30 days। तो करंट अनपेड डिविडेंड हमारे लिए कैसी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है, क्योंकि आपको विद इन 12 months पे करना होता है। तो 17th का ऑप्शन होगा आपके पास बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड इन करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। करंट लायबिलिटीज में क्या नहीं आता? शॉर्ट टर्म बोरिंग आता है, यस, ये हमारा करंट लायबिलिटी है, ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल हमारा करंट लायबिलिटी है। तो क्या नहीं आता हमारे पास? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज नॉन करंट लायबिलिटी। हालांकि डेफर्ड टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी है और डेफर्ड टैक्स एसेट नॉन करंट एसेट्स है। बट आपको हेडिंग पता होनी चाहिए, मीनिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 के बाद क्वेश्चन 19 की तरफ। कॉल्स इन एडवांस शोन इन कंपनी बैलेंस शीट अंडर। आपको बार बार ये आ रहा है कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन, तो आपको ये अच्छे से कर लेना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस, इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो कॉल्स इन एडवांस हमारा कैसी लायबिलिटीज होता है? करंट लायबिलिटीज होता है। तो 19th का आपके पास आंसर आना चाहिए बी, करंट लायबिलिटीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इफ द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज एज्यूम्ड टू बी पीरियड ऑफ। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? पहले हमारे पास कैश होता है, कैश से हम क्या खरीदते हैं? स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक को हम सेल करते हैं, तो वो हमारा डेटर्स बनता है, डेटर से फिर दोबारा वो कैश बनता है। तो इसे हम पूरा ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और आपकी TS गिरेवाल बुक में इसका चार्ट भी दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपको ना बताया हो कितने महीने का, तो ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा हम 12 महीने का एज्यूम करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास 20th का डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट इंक्लूड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या नहीं आता? तो देखते हैं एक बार। क्या चेक आता है? यस, ये आता है। बैलेंस विद बैंक आता है, यस। बैंक डिपॉजिट मोर देन 12 months मेच्योरिटी, ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, इन्वेंट्री है। तो क्या नहीं है हमारे पास? क्या नहीं आता आपके पास? बैंक डिपॉजिट मोर देन 12 months, ये नहीं आता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो 21st का करेक्ट ऑप्शन होगा सी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इन द बैलेंस शीट प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स, जो प्रोविजन आपको विद इन 12 मंथ्स सेट करने हैं, पे करने हैं, सेटल करने हैं, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम करंट लायबिलिटीज मानते हैं। तो 22 का ऑप्शन होगा आपके पास बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या नहीं आता? देखो, कोरियर एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आता है, इंटरनेट एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आता है, रेंट फॉर अ फैक्ट्री अदर एक्सपेंस में आता है, और वेजेस हमारा अदर एक्सपेंस में नहीं आता, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट हेडिंग है सैलरी। हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो उसके अंदर ये साफ साफ शो होता है, क्लियरली शो होता है। तो ये आपका कहाँ से क्वेश्चन आया? ये आया पीएनएल अकाउंट से, कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनाई जाती है, उसके हेड और सब हेड में से आया है। अगर आपने इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको आइडेंटिफाई करने में, तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी की वीडियो भी, जिसमें मैंने सारी बैलेंस शीट और पीएनएल डिस्कस की है, ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम आइडेंटिफाई द आइटम विच आर नॉट शोन इन दी नोट्स टू अकाउंट्स ऑन दी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या नहीं आता? आपको मैं बता दूं, फाइनेंस कॉस्ट में हमेशा इंटरेस्ट आते हैं। जो भी हम कोई लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट कहाँ पर शो किया जाता है? उसका इंटरेस्ट शो किया जाता है फाइनेंस कॉस्ट में। कोई भी जो हम लोन वगैरह लेते हैं उसका इंटरेस्ट कहाँ पर आता है? फाइनेंस कॉस्ट में। तो इंटरेस्ट आएगा, यस, ये आएगा फाइनेंस कॉस्ट में, यस। क्या बैंक डिपॉजिट आएगा? नो। ये क्यों आएगा? ये इंटरेस्ट थोड़ी ना है, तो ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या ये आएगा? यस। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट भी एक तरह से हमारा इंटरेस्ट ही है, हम किसी चीज को डिस्काउंट करके दे रहे हैं, क्या ये आएगा? यस। तो क्या नहीं आएगा? बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट आप पूछोगे अगर कहां पर आएगा, ये हमारा लायबिलिटीज के अंदर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड और सब हेड फॉरफिटेड शेयर्स प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपको मैं बता दूं, जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसे हम शेयर कैपिटल में दिखाते हैं, तो शेयर कैपिटल में आएगा ये, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में तो नहीं आएगा। फॉरफिटेड शेयर्स कहां पर दिखाते हैं हम? शेयर कैपिटल में। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में भी नहीं आएगा और अदर करंट लायबिलिटीज में भी नहीं आएगा। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशन नहीं है? व्हाट इज नॉट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या ये इग्नोर कर, ये इसकी लिमिटेशन है? यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन है। पर्सनल बायस है? यस। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस है? यस। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्या ये इसकी लिमिटेशन है? नो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 26 का बी। तो आई होप ये एमसीक्यू वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। आपने फटाफट से इस चैप्टर के 26 एमसीक्यूज रिवाइज कर लिए होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही कुछ और अच्छी वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।